हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द कंपनी लॉ क्लास। अपन ने कंपनी लॉ में अब तक काफ़ी चीज़ें कर चुकी थी। अपन ने शुरुआत करी थी जब अपन ने बेसिक्स ऑफ कंपनी से शुरू किया था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कंपनीज के बारे में। फिर अपन ने कंपनी के फीचर्स के बारे में पढ़ा और उसके बाद अपन ने सेपरेट कॉर्पोरेट लीगल पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था। और लास्ट वीडियो में अपन ने कवर किया था कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर जो कोर्ट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉर्पोरेट वेल है उसको वो हटा देगा। इस वीडियो में आज अपन जो चीज़ें करेंगे, अपन डिस्टिंग्विश करेंगे कंपनी को बाकी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइजेस से। कि अगर आप एक कंपनी बनाते हो और उसके बदले में आप कोई और फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज बनाते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो वो अपन सारे डिफरेंसेस आज के वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद अपन कंपनीज बिल 2012 के बारे में करेंगे। सो कम ऑन लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो अपन को डिस्टिंक्शन देखना है वो है कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में, कि कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में क्या फ़र्क होता है, ये अपन को करना है। तो पार्टनरशिप की अगर अपन बात करें तो पार्टनरशिप क्या होता है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं साझेदारी। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब दो या उससे ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर कोई बिजनेस कैरी ऑन करें और वो पार्टनर्स रहें उस बिजनेस के अंदर, उसको पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एंटिटी कहा जाता है। पार्टनरशिप जो है आपने अपने 11th और 12th स्कूल में भी किया होगा, और 12th में बेसिकली आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में काफ़ी चीज़ें करी होंगी और उसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी आपने किया होगा। तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो पार्टनरशिप का होता है वो आपको पता होगा कि जब पार्टनरशिप शुरू होती है तो वो किसी भी दो या उनसे ज़्यादा लोगों के साथ शुरू होती है और वो सारे के सारे लोग उस पार्टनरशिप में अपना पैसा लगाते हैं, जिसको कि कैपिटल कहा जाता है। जितना उनका रेशियो होता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का, उतना ही उसी रेशियो में जो है उनको प्रॉफिट्स भी दिए जाते हैं, जब तक कि आपने डीड के अंदर कोई अलग रेशियो स्पेसिफाई ना किया हो। ओके। पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। और जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो तो आप जानते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है कंपनी का फॉर्मेशन आता है। तो अपन बेसिस वाइज बेसिस अपन डिस्कस करते जाते हैं कि कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहला बेसिस है लीगल पर्सनालिटी। तो कंपनीज एक्ट में अभी तक आप पढ़ चुके हैं कि कंपनी का हमेशा एक सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होता है, एक उसकी सेपरेट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होती है, जो कि आप जानते हैं। तो कंपनी के केस में सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती ही है। लेकिन क्या पार्टनरशिप के एक्ट केस में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब पार्टनर्स की अब आप बात करते हो, वो पार्टनर्स मिलकर ही एक पार्टनरशिप बनाते हैं और पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब जो भी एक्ट आपकी फर्म ने करी वो ये माना जाएगा कि पार्टनर्स ने करी है, और पार्टनर जॉइंटली और सेवरली उस फर्म की डीड्स के लिए लायबल है। मतलब जो भी फर्म करेंगी उसके लिए क्या कौन लायबल होगा? उसके पार्टनर्स। लेकिन कंपनीज के केस में आपको पता है कि सेपरेट लीगल पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है, कि अगर कंपनी ने कुछ गलत किया है तो कंपनी को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ना कि उसके ओनर्स या मेंबर्स को। ओके। दूसरी बात, प्रॉपर्टी की अगर अपन करें तो जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कंपनी के एक्ट में कहा गया है कि जो भी प्रॉपर्टी होगी वो कंपनी को बिलोंग करेगी, क्योंकि कंपनी का एक सेपरेट पर्सनालिटी होता है। तो वो अपने नाम पर प्रॉपर्टीज़ जो है रख सकती है। ये अपन ने पहले भी डिटेल में पढ़ा है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है या जो भी होता है वो पार्टनर्स को बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम क्रेडिटर्स की बात करें, यहाँ पर अगला जो हमारा बेसिस है वो है क्रेडिटर्स का। तो जब हम क्रेडिटर्स की बात करें तो हम जानते हैं कि कंपनी की क्योंकि सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है और क्रेडिटर्स जो है कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं, तो वो क्रेडिटर्स भी जो है कंपनी को बिलोंग करते हैं। और जब हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि सिंस प्रॉपर्टी जितनी भी फर्म की थी वो पार्टनर्स को बिलोंग करती है, तो जो भी लाइबिलिटी भी होगी फर्म की वो भी किसको बिलोंग करेगी? पार्टनर्स को ही। तो क्रेडिटर्स के केस में अगर हम पढ़ें कंपनीज में, द क्रेडिटर्स बिलोंग टू द कंपनी and the creditors of the firm are the creditors of the partners। फिर हम बात करें एजेंसी रिलेशनशिप की। एजेंसी रिलेशनशिप की अगर अपन बात करें तो अगर आप जानते हो एजेंसी रिलेशनशिप के बारे में, तो एजेंसी रिलेशनशिप को फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहा गया है। जो ये वर्ड है फिड्यूशरी, इसका मतलब होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो आपके एक्ट के लिए वो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, या जो प्रिंसिपल है यानी जिसने आपको अपॉइंट किया है, जो भी वो बोलेगा वो आप करोगे। तो जो भी आप करोगे वो माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने किया है। तो क्या ऐसा कंपनी के केस में होता है क्या?
और एजेंसी रिलेशनशिप में भी सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो है वो देखी जाती है। तो क्या मेंबर्स जो हैं वो कंपनी के एजेंट होंगे? मतलब जो भी मेंबर्स करेंगे क्या उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी क्या, या जो भी कंपनी करेगी उसके लिए मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या? अभी तक आप पढ़ते आए हैं सेपरेट लीगल एंटिटी के बारे में, तो कहीं आपने ये भी पढ़ा है कि अगर मेंबर्स ने कुछ किया तो आप मेंबर्स को सू करोगे, ना कि कंपनी को। और वैसे ही अगर कंपनी ने कुछ किया तो आप कंपनी को सू करोगे, ना कि मेंबर्स को। अगर हम उस हिसाब से चलें तो मेंबर्स और कंपनी के बीच में कोई भी एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जब आप पार्टनरशिप की बात करते हो तो आपको पता ही है कि पार्टनर्स के बारे में मैं शुरू से एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जो भी पार्टनर्स ने किया वो माना जाएगा कि फर्म ने किया है, और जो भी फर्म ने किया है वो माना जाएगा कि पार्टनर्स ने किया है। तो एक तरीके से पार्टनर्स जो हो जाते हैं वो एजेंट हो जाते हैं फर्म के। और अगर पार्टनर्स ने कुछ भी गलत किया तो पूरी फर्म को जो है उसकी पनिशमेंट लेनी पड़ती है। तो पार्टनर्स को कहीं ना कहीं बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि फर्म के एजेंट्स माना जाता है। तो एजेंसी रिलेशनशिप में अपन क्या कहेंगे, मेंबर्स आर नॉट एजेंट्स ऑफ द कंपनी। मेंबर्स जो है वो कंपनी के एजेंट्स नहीं होते। पार्टनर्स आर कंसिडर्ड एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी। जो पार्टनर्स होते हैं उनको एजेंट माना जाता है। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट ये आप कंपनी के फीचर्स में कर चुके हैं, क्योंकि कंपनी की सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है अपने नाम से। कंपनी और मेंबर्स के बीच में भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो सेपरेट जो एंटिटीज़ हैं वो आ गई, एक हो गए उनके मेंबर्स और दूसरी हो गई कंपनी। तो अ मेंबर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, ये आप जानते हैं। पर क्या पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग पर्सनालिटी है क्या दोनों की? क्या उन दोनों को अलग एंटिटीज़ माना गया है क्या? आप शुरू से ही जो फर्स्ट पॉइंट में आपने पढ़ा कि पार्टनरशिप और जो उसके मेंबर और जो उसके पार्टनर्स होते हैं वो अलग एंटिटीज़ नहीं होते, उन दोनों को एक ही माना जाता है। तो क्या पार्टनर अपनी फ़र्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है क्या? अपनी फ़र्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना मतलब अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना। और आप जानते हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, और पार्टनर का अपनी ही फ़र्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना कहीं पर भी 2 लोगों की प्रेज़ेंस नहीं दिखाता। तो पावर टू कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है? अ मेंबर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, अ पार्टनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द फर्म। आगे चलें। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो अपने ट्रांसफ़रबिलिटी ऑफ शेयर्स के बारे में जो अपना एक फीचर था कंपनी का, उसमें अपन ने पढ़ा था कि आप कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये भी एक प्रॉपर्टी मानी जाती है, और आप किसी और के नाम पर उन शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। पर क्या पार्टनरशिप में ऐसा होता है क्या? पार्टनरशिप में तो शेयर्स ही नहीं होते, पूरा का पूरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। तो सिंस शेयर एग्जिस्ट नहीं करते तो उनकी ट्रांसफरेबिलिटी भी नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो ही यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, अ मेंबर कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर्स इन अ कंपनी, यू नो दैट ऑलरेडी। अ पार्टनर कैन नॉट डू सो। लाइबिलिटी। अब हम बात करें लाइबिलिटी की, तो ये अपन ने फीचर्स में भी कहा पढ़ा था एक लिमिटेड लाइबिलिटी करके, कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी की तरफ। जितना भी अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या जितने शेयर्स वो खरीदना चाहते हैं, उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उन्हीं शेयर्स के अमाउंट तक रहती है, उससे ज़्यादा उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहती। उसके बाद जो भी फर्म ने जो भी कंपनी ने बिज़नेस किया है वो अपने नाम पर किया है, और जो भी लाइबिलिटी आएगी वो कंपनी के नाम पर ही आएगी। उसी तरीके से जब हम पार्टनरशिप की बात करें तो क्या पार्टनरशिप में ऐसा होता है क्या? क्या पार्टनरशिप में जो भी फर्म ने बिज़नेस करा उसके लिए पार्टनर लायबल नहीं होगा? या जो भी फर्म की लायबिलिटी है क्या उसके लिए पार्टनर लायबल नहीं होगा? तो अपन ने ऊपर पढ़ा था कि जब आप क्रेडिटर्स की बात करते हो तो क्रेडिटर्स जब फर्म के हैं तो ये माना जाएगा कि वो पार्टनर्स के ही हैं। और पार्टनर्स और फर्म का एक एजेंसी रिलेशनशिप होता है, मतलब जो भी फर्म ने किया माना जाएगा कि पार्टनर्स ने किया। तो जो भी लायबिलिटी फर्म की होगी मानी जाएगी कि वही लायबिलिटी पार्टनर्स की भी है। अगर पार्टनर्स ने फर्म के नाम पर मिलकर कोई लोन लिया है और कल को वो फर्म डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो ये नहीं कह सकते कि जो लोन था वो फर्म के नाम पर था, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। उसके बाद फर्म के डिज़ोल्व होने के बाद जो उनके पार्टनर्स हैं उनके क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही उस लोन को डिवाइड किया जाएगा, और उनको उसी रेशियो में जो है लोन को भरना पड़ेगा। अगर कोई भी एक पार्टनर बोलता है कि वो असमर्थ है उस लोन को भरने में, तो दूसरे पार्टनर को उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं वो जॉइंट और सेवरल तरीके से लायबल होते हैं। जॉइंट मतलब एक साथ मिलकर भी लायबल होते हैं, और अलग अलग इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लायबल होते हैं।
तो लाइबिलिटी के बारे में पढ़ें। अ मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, ये तो आपको पता ही है। अ पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन, अगर हम परपेचुअल सक्सेशन की बात करें तो अपने ये भी फीचर पढ़ा था कंपनी के, जब अपन फीचर्स कर रहे थे उसके अंदर, कि परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का। यानी किसी भी मेंबर की अगर डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की डेथ हो जाएगी, वो कंपनी फिर भी आगे बाकी मेंबर्स के सहारे चलती रहेगी। भले ही कंपनी में कोई मेंबर ना हो लेकिन फिर भी वो चलती ही रहेगी। एक कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, इट गोज़ ऑन फॉर एजेस। अगर आपको कंपनी को ख़त्म करना है तो आपको उसको लीगल तरीके से वाइंड अप करना ज़रूरी है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें, अगर सारे के सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो सिंस पार्टनर्स ही एग्जिस्ट नहीं करते तो पार्टनरशिप फर्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब पार्टनर के एग्जिस्टेंस से पार्टनरशिप फर्म की एग्जिस्टेंस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म भी उसी टाइम डिज़ोल्व हो जाएगी। यानी जब तक पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं तब तक पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करेगी। जब पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बात करें ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की। अगर हम कंपनी एक्ट में देखें तो कंपनीज एक्ट में लिखा गया है कि कंपनीज को अपने अकाउंट्स ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसी, या पार्टनरशिप एक्ट में ऐसी कोई भी जो है क्लॉज नहीं लिखी हुई है। पार्टनरशिप एक्ट इनकम टैक्स को फॉलो करता है कि जैसा इनकम टैक्स में लिखा होगा उसी तरीके से आपको ऑडिट कराना ज़रूरी होगा। और या अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको अलग से कुछ बोलता है ऑडिट के बारे में, तो आपको उस हिसाब से ऑडिट कराना होगा। या आप अपनी वॉलंटरी तरीके से भी जो है ऑडिट करा सकते हो। वॉलंटरी तरीका मतलब खुद की इच्छा से अगर आप चाहो तो ऑडिट करा सकते हो। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, अ कंपनी नीड्स टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड एज पर लॉ। एंड अगर हम उसके बारे में बात करें पार्टनरशिप के बारे में, अ पार्टनरशिप फर्म कैन गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड एज पर द पार्टनर्स चॉइस। फिर हम बात करें डिसोल्यूशन की। मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर मेंबर्स मर जाते हैं या मेंबर्स नहीं होते फिर भी कंपनी जो है चलती रहती है। अगर आपको कंपनी को डिसॉल्व करना है या मारना है तो आपको उसे लीगल तरीके से मारना होगा, दैट इज़ बाय अडॉप्टिंग द फेयर मोड ऑफ लॉ। और वैसे ही अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो अगर पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस नहीं रहता तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है अपने आप ही, या फिर आप उसको वॉलंटरी तरीके से डिसॉल्व कर दो, यानी आपस में अग्रीमेंट करके फर्म को डिसॉल्व कर दो। डिसोल्यूशन, जो कंपनी है दैट इज डिसॉल्व्ड ओनली बाय लॉ, लिखा है ना ओनली बाय लॉ। एंड अ पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय एन अग्रीमेंट और बाय डेथ और बाय रेजिग्नेशन। मतलब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है बाय अग्रीमेंट, यानी आपस में आप अग्री कर लो, या फिर बाय डेथ, यानी अगर पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो, या फिर बाय रेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर्स, कि अगर पार्टनर्स सब मिलकर रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर कंपनी भी तो फिर फर्म भी डिसॉल्व हो जाती है। ओके, क्लियर हुआ डिफरेंस पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में? बहुत इजी है, जो भी फीचर्स आपने पढ़े थे ऊपर कंपनी के, उन्हीं फीचर्स के बेसिस पर आपको जो है डिफरेंशिएशन करना है। इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट दे विल आस्क समथिंग आउट ऑफ दिस, बट यू शुड नो कि फ़र्क क्या है एक कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। ओके, अब जो अगला डिफरेंस अपन करने जा रहे हैं वो है कंपनी और एक हिंदू जॉइंट बिजनेस के बीच में, जिसे HUF भी कहा जाता है, दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और उसका बिजनेस। तो जब आप एक फैमिली की बात करते हो तो फैमिली के बारे में आप जानते हो कि वो एक क्लोज्ड रिलेशनशिप होता है, यानी उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन होता है। इट इज़ अ फैमिली बिजनेस, तो उसमें जो क्लोज रिलेशनशिप्स रहेंगे वो सिर्फ फैमिली के मेंबर्स ही उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो जब हम HUF की बात करते हैं तो HUF का भी एक एग्जिस्टेंस है लॉ की नज़रों में, और उसका जो एग्जिस्टेंस है इट इज़ कॉल्ड एज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। तो जो BOI और AOP से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होंगे वो इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर भी अप्लाई होते हैं। इसमें बस फ़र्क ये होता है कि इसको भी एक सेपरेट एंटिटी माना गया है, लेकिन जो है इसमें जो इंक्लूजन होता है लोगों का उसमें जो है ब्लड रिलेशनशिप्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब अपन करें एक कंपनी और एक HUF के बीच में जो डिफरेंसेस आ सकते हैं वो ये हैं।
अगर हम मेंबर्स के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि जो कंपनी होती है उसमें हेट्रोजीनिटी होती है मेंबर्स के बीच में। हेट्रोजीनिटी का मतलब होता है कि उन मेंबर्स का एक दूसरे से रिलेटेड रहना ज़रूरी नहीं है। कोई भी रैंडम व्यक्ति जो है वो उस कंपनी का मेंबर बन सकता है। लेकिन जब हम एच की बात करते हैं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, तो उसके अंदर होमोजीनिटी होना बहुत ज़रूरी है। होमोजीनिटी का मतलब सिमिलैरिटी इन ब्लड, यानी आपका एक ब्लड रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली आइदर बाय लॉ, यानी आप अगर शादी से उसके हो मेंबर, या फिर यू शुड बी अ मेंबर ऑफ दैट फैमिली बाय ब्लड, अगर आप वहाँ बॉर्न हुए हो तो जब हम मेंबर्स की बात करें तो कंपनी का होता है हेट्रोजीनियस कॉम्पोजिशन, यानी कोई भी उसके मेंबर बन सकते हैं, आउटसाइडर्स भी उसके मेंबर बन सकते हैं। और एच का होता है होमोजीनियस कॉम्पोजिशन, यानी जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही एच का पार्ट माने जाते हैं। अथॉरिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, एनीवन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, यानी आप कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। लेकिन जब आप एच की बात करते हो तो एच में जो उसका कर्ता होता है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द एच, यानी जो सबसे ऊपर होता है फैमिली ट्री में उसे कर्ता माना जाता है। तो जो कर्ता होता है दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एच। तो अगर आपको एच से कोई भी डीलिंग करनी है तो आप कर्ता के थ्रू ही करते हो, यानी जो कर्ता होता है वो ही मेन मेंबर माना जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में भी सिर्फ कर्ता का ही सिग्नेचर चलता है, कि जो अगर आप एच के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो तो उसके उस कॉन्ट्रैक्ट पर आपको कर्ता के सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, तब माना जाएगा कि आपने एच के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। तो अगर हम अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एनी वन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी, एंड इन केस ऑफ एच ओनली अ कर्ता कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एच। मेंबरशिप बाय बर्थ, क्या कंपनी में आपको बाय बर्थ मेंबरशिप मिल जाती है? क्या नहीं, आपको उसके शेयर्स लेना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम फैमिली की बात करें, इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसका भी उसमें जन्म होगा, इन एन एच यू एफ अ पर्सन बिकम्स अ मेंबर बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ। तो जब से उसका जन्म होगा तब से वो उस एच यू एफ का पार्ट कहलाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मेंबरशिप के दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो यू गेट मैरिड इन टू द फैमिली, और या फिर बाय बर्थ आपका उस फैमिली में हिस्सा हो। रजिस्ट्रेशन, क्या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? बट ऑब्वियसली कंपनी का रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी है। अब जब तक आप अपनी कंपनी को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं कराएंगे वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। लेकिन क्या एच के उसमें ऐसा कुछ लिखा है? जी नहीं, एच के बारे में ऐसा कहीं भी लॉ में नहीं लिखा कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। ओके, तो क्लियर हुआ डिफरेंस कंपनी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो बेसिस हैं, सिर्फ यही डिफरेंसेस आपको पता होना ज़रूरी है। अब अपन आगे चलें, जो डिस्टिंग्विश अपन को करना है वो करना है कंपनी और एलएलपी के बीच में। तो जब हम एलएलपी की बात करते हैं तो एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आपने अभी ऊपर पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस पढ़ा था, अब आपको पढ़ना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस। कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस जानने से पहले आप ये समझ लें कि पार्टनरशिप और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है। पार्टनरशिप में जो एक स्टार्किंग फ़ीचर था, स्टार्किंग मतलब जो एक मेन फ़ीचर था, वहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है पार्टनर्स की। यानी अगर फर्म ने जो किया उसके लिए पार्टनर्स पूरी तरीके से लाइबल माने जाते हैं। लेकिन एलएलपी एक्ट में पार्टनर्स की जो सॉरी या एलएलपी फॉर्मेशन में जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है। जितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही उनकी लाइबिलिटी मानी जाती है। ठीक है, उतना ही उनकी लाइबिलिटी मानी जाती है, या फिर जितना वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हैं कि हम इतने अमाउंट तक लाइबल रहेंगे, सिर्फ उतनी ही लाइबिलिटी मानी जाती है। ये जो एलएलपी है ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो कि 2008 में लाया गया, और ये एलएलपी एक्ट 2008 से गवर्न होता है। ठीक है, याद रखिएगा एलएलपी एक्ट 2008, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एलएलपी कौन से एक्ट से गवर्न होती है, तो याद रखिएगा एलएलपी एक्ट 2008। तो एलएलपी क्यों लाई गई? एलएलपी का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए लाया गया क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता था, कई बार एक पार्टनर ने अगर कोई फ्रॉड कर दिया तो सारे के सारे पार्टनर्स को लायबल माना जाता था। या फिर अगर फर्म ने कोई फ्रॉड किया है तो जो पार्टनर्स इनोसेंट है, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उनको भी जो है उसके लिए लायबल माना जाता था। तो इस तकलीफ से बचने के लिए उन्होंने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट वो इजाद किया या फिर इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए कि आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड रहेगी, जितना कि आप कंट्रीब्यूशन उस फर्म के अंदर लेकर आ रहे हो सिर्फ वहाँ तक। ठीक है, तो जितना कंट्रीब्यूशन पे आप एग्री किए हो या जितना अमाउंट आप लाने के लिए एग्री किए हो, सिर्फ वहाँ तक की आपका कंट्रीब्यूशन जो है या आपकी लाइबिलिटी जो है वो मानी जाती है। कई टर्म्स में
एलएलपी जो है सिमिलर मानी जाती है कंपनी से, सो इट इज़ समथिंग और समवेयर बिटवीन। अगर ये पार्टनरशिप फर्म है, प्योर पार्टनरशिप फर्म, और ये कंपनी है, तो एलएलपी यहाँ पर आती है, इट इज़ इन मिडल ऑफ कंपनी एंड द पार्टनरशिप फर्म। मतलब इट इज़ मच बेटर देन अ पार्टनरशिप फर्म, बट इट इज़ लेस देन अ कंपनी। ओके, तो आइए इसमें पढ़ें कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। इसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो लीगल पर्सनालिटी, क्या कंपनी की लीगल पर्सनालिटी है? येस, इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या एलएलपी की भी लीगल पर्सनालिटी है? तो जी हाँ, एलएलपी एक्ट 2008 कहता है कि जो एलएलपी है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाएगी। प्रॉपर्टी, अब खुद सोच के बताइए कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, अगर अपन कंपनी की बात करें तो आप जानते हैं कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी वो कंपनी के नाम पर होगी। अब अपन ने एलएलपी में भी अभी पढ़ा कि जो एलएलपी होती है उसकी भी सेपरेट लीगल पर्सनालिटी होती है। तो क्या जो प्रॉपर्टी होती है वो एलएलपी के नाम पे होगी या उसके पार्टनर्स के नाम पे? तो बट ऑब्वियसली सिंस सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है तो जो प्रॉपर्टी है वो भी एलएलपी के नाम पर ही होगी। पावर टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या मेंबर कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? तो जी हाँ, जो मेंबर है वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। अपन ऊपर पढ़ के आए हैं। क्या पार्टनर, और एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं उनको कहा जाता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो एलएलपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है? क्या एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी है? जी हाँ। और सिंस इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ये एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है। एक हो गया, एक पार्टी हो गई आपकी डेजिग्नेटेड पार्टनर और एक पार्टी हो गई आपकी एलएलपी। तो जी हाँ, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहे तो एलएलपी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। लाइबिलिटी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है कंपनी की तरफ। जितना भी वो शेयर कैपिटल उन्होंने जितना सब्सक्राइब किया है, तो उन शेयर्स के लिए जितना अमाउंट होता है उस अमाउंट तक उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है। और एलएलपी के केस में जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अंदर आए हैं, जितना कंट्रीब्यूशन वो लाना चाहते हैं या जितना कंट्रीब्यूशन लेकर आए हैं, सिर्फ उतने अमाउंट तक ही उनकी लाइबिलिटी मानी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। परपेचुअल सक्सेशन, क्या कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है? जी हाँ है। क्या एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है? जी हाँ। एलएलपी एक्ट 2008 कहता है कि सिंस आप सेपरेट लीगल पर्सनालिटी लेकर आए हो तो इसका परपेचुअल सक्सेशन भी होगा। इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का, वो गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 से। और जो एलएलपी का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो अग्रीमेंट से गवर्न होता है। मतलब जो भी अग्रीमेंट आप साइन करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आपस में, उसी अग्रीमेंट से जो है वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है गवर्न होगा। कंपनीज के केस में जो कंप्लायंसेस होते हैं, मतलब जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, और एलएलपी के केस में थोड़ी सी कम होती हैं। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप डिवाइड, क्या कंपनी के केस में मैनेजमेंट और ओनरशिप का डिवाइड है क्या? तो जी हाँ, कंपनी के केस में मैनेजमेंट और ओनरशिप का डिवाइड है, क्योंकि मेंबर्स अलग होते हैं और डायरेक्टर्स अलग होते हैं। डायरेक्टर्स मैनेजमेंट का पार्ट कहलाते हैं और ओनरशिप मेंबर्स की रहती है, तो इसलिए मैनेजमेंट और ओनरशिप का डिवाइड प्रेजेंट होता है। एलएलपी के केस में क्या होता है, इट डिपेंड्स कि आप जो अग्रीमेंट एंटर कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आप जो पार्टनर्स हैं, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, जो अपना अमाउंट लेकर आए हैं फर्म के अंदर, क्या वो उस फर्म को मैनेज करेंगे या वो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए है। तो ये जब अग्रीमेंट बनता है एलएलपी का, उस टाइम डिसाइड किया जाता है कि जो पार्टनर्स हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, क्या वो अब कंट्रीब्यूशन के साथ साथ कंपनी या एलएलपी के, सॉरी, क्या वो कंट्रीब्यूशन के साथ साथ एलएलपी के मैनेजमेंट में भी पार्ट लेंगे या एलएलपी को चलाएंगे भी या किसी और को अपॉइंट करेंगे। तो वो जब उनका अग्रीमेंट बनेगा उस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। ओके, क्लियर हुआ एलएलपी और कंपनी के बीच का फ़र्क? काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफ़िकल्ट है नहीं। तो ये तीनों चीज़ें, यानी सबसे पहला अपन ने किया पार्टनरशिप और कंपनी का फ़र्क, फिर अपन ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी का फ़र्क देखा, और फिर अपन ने एलएलपी और कंपनी का फ़र्क देखा। इन तीनों में डिफरेंसेस जो है वो आपको पता होने चाहिए। आप इसको दोबारा एक बार रिवाइज़ करिएगा और सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने ज़रूरी हैं। ओके, अब अपन चलें आगे। अब अपन डिसएडवांटेजेस पर आते हैं। आप जानते हैं कि लाइफ में कुछ भी करना, कुछ भी अगर आप करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अच्छा बुरा जो भी है, कॉन्सिक्वेंसेस दोनों टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। वैसे ही हर चीज़ की अगर कोई एडवांटेज होती है तो कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होती है। तो अब अपन को जो चीज़ देखनी है वो ये देखना है कि अगर आप कंपनी इनैक्ट करते हो या एक कंपनी बनाते हो
फॉर्मुलेट करते हो कंपनी को, तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। एडवांटेजेस तो कई सारे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, वो तो अपन ने देख लिया। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो अपन को अभी करने हैं। इस डायग्राम के थ्रू अपन एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं, फिर अपन आगे इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहला लिखा हुआ है फॉर्मेलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस। तो कंपनी को फॉर्म करने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ और एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। आपको कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, प्री इनकॉर्पोरेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकर करने पड़ते हैं, लीगल चार्जेस लगते हैं। तो जी हाँ, फॉर्मेलिटीज़ और एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं। कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स, बहुत सारे कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स हैं, क्योंकि आपके पास कंप्लायंसेस की लिस्ट इतनी लंबी है, इतनी रिपोर्ट्स आपको बनानी पड़ती हैं, तो काफ़ी सारे डिस्क्लोजर्स हैं जो आपको देने पड़ते हैं। सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप, बिल्कुल। तो जो ओनरशिप है कंपनी की और जो उसका कंट्रोल है वो अलग अलग होता है, आपको पता ही है। ओनरशिप जो है मेंबर्स के पास होती है और जो कंट्रोल होता है कंपनी का वो डायरेक्टर्स के पास होता है। ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक कंपनी फॉर्म कर रहे हो तो क्या आपकी सोसाइटी की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सोसाइटी ने आपकी कंपनी को फंक्शन करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं। कौन कौन से रिसोर्सेज, बिजली, पानी, ह्यूमन रिसोर्सेज कंट्रीब्यूशन किया है, यानी जो मेंबर्स हैं वो भी सोसाइटी का ही हिस्सा है। तो सोसाइटी ने आपको काफ़ी चीज़ें दी हैं अपनी कंपनी को फॉर्म करने के लिए, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सोसाइटी को कुछ दें। और वो कहलाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट और द CSR कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए कंपनी के फॉर्म में बहुत सारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी के ऊपर होती है जो उसको फुलफ़िल करनी ज़रूरी होती है। फिर आता है ग्रेटर टैक्स बर्डन इन सर्टन केसेस। कंपनीज के ऊपर कहीं ना कहीं फ्लैट रेट पर 25% टैक्सेशन जो है वो लगता है, जब तक कि उसमें कोई चेंजेस ना आए हो। और सेस और एक्स्ट्रा चार्ज मिलाकर वो कहीं ना कहीं 26% तक पहुंच जाता है। अगर हम इंडिविजुअली या पार्टनरशिप फर्म्स की बात करें, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आप स्लैब रेट की बात करते हो या पार्टनरशिप फर्म्स की भी बात करते हो तो उनमें टैक्स जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज में जो टैक्स है वो 25% डायरेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं कंपनीज के ऊपर जो है ज़्यादा टैक्स बर्डन आता है। डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर हमने पढ़ाई है शुरू से कि जब कंपनी पैदा हो रही है लॉ के थ्रू, तो उसको मारा भी लॉ के थ्रू ही जाएगा। पर ये जो वाइंडिंग अप का प्रोसीजर होता है, यानी उस कंपनी को मारने का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी डिटेल्ड होता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कंपनी डिज़ोल्व करने का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, एंड इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एज वेल। ओके, तो ये अपन ने शॉर्ट में सारे डिसएडवांटेजेस जो है वो अभी डिस्कस किए हैं। लेट्स रीड इट आउट कि इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, और डिटेल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट करते जाइएगा। चलिए, तो द डिसएडवांटेजेस आर एज फॉलोज। एक्सपेंसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड फ्लोटेशन, तो आपको पता ही है कि कंपनी बनाने के काफ़ी लीगल चार्जेस और काफ़ी लीगल एक्सपेंसेस जो है वो लगते हैं। Incorporation of a company is coupled with complex, cumbersome, and detailed legal formalities and procedures, involving considerable amount of time and money. तो उसमें काफ़ी टाइम और मनी लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, और बहुत सारी डिटेल उसमें फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं। Even after the company is incorporated, its affairs and working must be conducted strictly in accordance with the legal provisions. Thus, various returns and documents are required to be filed with the Registrar of Companies, some periodically, some on the basis of an event. Certain books and registers are compulsorily required to be maintained by the company. तो ये सब करने के लिए ऑब्वियसली आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि काफ़ी रिटर्न्स और डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। कुछ कुछ पीरियोडिकल तरीके से होता है। पीरियोडिकल मतलब या तो मंथली होगा, या बाई वीकली, सॉरी मंथली होगा, या फिर ईयर में 2 बार यानी 6 मंथली होगा, या फिर ईयरली होगा। तो वो पीरियोडिकली डिपेंड करेगा कि लॉ की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर। Approval and sanctions of the Company Law Board, the government, the court, and the Registrar of Companies or other appropriate authority, as the case may be, is necessarily required to be obtained for certain corporate activities. तो कहीं ना कहीं बहुत सारी corporate activities के लिए आपको registrations लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन शॉर्ट, एक कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके,
ये जो मैंने ग्रीन करके रखा है, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे पैराग्राफ में। तो आप अगर चाहो तो ये ग्रीन पॉइंट्स को अलग से लिख लीजिए। फिर अपन आए कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स के ऊपर। तो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है इनको करनी पड़ती हैं, क्योंकि कंप्लायंसेस बहुत सारे हैं कंपनी बनाने में। तो डिस्क्लोजर्स भी उतने ही होंगे, जितने कंप्लायंसेस आपको करने हैं उतने ही डिस्क्लोजर्स भी आपको करने ज़रूरी होंगे। तो कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स, नॉट विथ स्टैंडिंग द इलेबोरेट लीगल फ्रेमवर्क designed to ensure maximum disclosure of corporate information। कह रहे हैं ना, maximum disclosure of corporate information, the members of a company comparatively have restricted accessibility to its internal management and day-to-day administration of the corporate working। तो जो भी ये होता है कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स के हिसाब से उनको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। मेंबर्स के पास इतना एक्सेस नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो सारी चीज़ें हैंडल करता है। तो इंटरनल मैनेजमेंट ये सारी की सारी डिस्क्लोजर्स जो है वो मैनेजमेंट ही करता है। तो अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज चूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स जो है वो करने पड़ते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम दी ओनरशिप। तो आप जानते हैं कि जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो डायरेक्टर्स के पास होती है, लेकिन जो ओनरशिप होती है कंपनी की वो मेंबर्स के पास होती है, यानी शेयर होल्डर्स के पास। तो शेयर होल्डर्स कंपनी को ओन ज़रूर करते हैं, लेकिन कंपनी को मैनेज कौन करता है? उसका स्टाफ और उसके डायरेक्टर्स। तो members of a company do not have an effective and intimate control over its working as one can have in any other forms of business organization, say a partnership firm। यानी मेंबर्स के पास उतना इफेक्टिव या इमीडिएट कंट्रोल नहीं होता जितना कि पार्टनर्स के पास रहता है। This is particularly so in big companies in which the number of members is too large to exercise any effective control over its day-to-day affairs। ये ज़्यादातर बड़ी कंपनीज में होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये एक कंपनी है और उसके नंबर ऑफ़ मेंबर्स बहुत सारे हैं। अभी तो काउंट करना भी मुश्किल है, तो काफ़ी नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। पता नहीं कितने लोगों के पास उनके शेयर्स हैं, तो वो सारे के सारे लोग उस कंपनी को मैनेज करने के लिए नहीं आ सकते। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं वो उस कंपनी को मैनेज करते हैं। ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी की तरफ भी जो कंपनी की है वो काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि सोसाइटी जो है उनको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। Having regard to the enormous powers wielded by the company and the impact they have on the society, the companies are called upon to show a greater social responsibility in their working, and for that purpose are subject to greater control and regulation than that by which other forms of the business organizations are governed and regulated। और companies को जो है ज़्यादा social responsibility का पालन करना पड़ता है as compared to different forms of other enterprises like partnership और LLP। फिर आता है greater tax burden in certain cases। In certain circumstances, the tax burden on a company is more than that on other forms of business organizations, including a partnership firm। तो आप जानते हैं कि कंपनीज के ऊपर टैक्स बर्डन ज़्यादा होता है। शुरू में डिस्कशन में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर, तो वाइंडिंग अप के बारे में आपको पता ही है कि जो कंपनी है उसको बाय लॉ आपको वाइंड अप करना पड़ेगा या मारना पड़ेगा। और बाय लॉ वाइंड अप करने के लिए जो प्रोसीजर है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी डिटेल्ड होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी और टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है। The Act provides elaborate and detailed procedure for winding up of the companies, which is more expensive and time consuming than that which is applicable to other forms of business organization। तो कंपनी को वाइंड अप करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग भी है। ओके, क्लियर हुआ? डिसएडवांटेजेस भी समझ आए कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कंपनी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज की। अगर कोई भी दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में तो प्लीज़ मुझसे आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए। ओके, अब अपन को जो चीज़ करनी है दैट इज़ द जर्नी ऑफ इंडियन कंपनी लॉ, कि इंडियन कंपनी लॉ जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो एक्चुअली में जो है कंपनी लॉ, अगर हम सिर्फ कंपनी लॉ की बात करें तो जो कंपनी लॉ है वो स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से, इन 1844, जब पहली बार जो है कंपनीज एक्ट के बारे में बात हुई और पहला एक्ट पास किया गया इंडिया में 1850 पे। तो यहाँ से लेकर हमको कंपनीज एक्ट 2013 तक का जो पूरा सफ़र है उसके बारे में अपन को सारी चीज़ें करनी है, और यही अपनी पूरी जर्नी रहेगी इंडियन कंपनी लॉ की, जो अपन को इस टॉपिक के अंदर कवर करनी है। ओके, तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इसमें से जो भी ग्रीन किए हुए लाइंस हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड है। तो आपसे उन फैक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। चलिए, लेट्स रीड दिस।
Following the enactment of the Joint Stock Companies Act in 1844 in England, the first Companies Act was passed in India in 1850. तो पहला Companies Act जो था इंडिया में पास हुआ in 1850. It provided for the registration of companies and transferability of shares. The Amending Act of 1857 conferred the right of registration with or without limited liability. 1857 में एक अमेंडिंग एक्ट आया जिन्होंने जो राइट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको लेकर आए वो लोग विद और विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी. Subsequently, this right was granted to the banking and insurance companies by an act of 1860 और यही right banking और insurance companies को भी दी गई by an act of 1860 following the similar principle in Britain, क्योंकि ब्रिटेन में भी यही सेम प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो रहा था. The Companies Act 1856 repealed all the previous acts. तो जो 1856 में Companies Act आया उसने पहले के सारे एक्ट्स को रिपील कर दिया. रिपील कर दिया मतलब पहले के सारे एक्ट्स जो थे अब वो हट चुके थे. अब Companies Act 1856 जो था वो आ चुका था. This act was recast in 1882, embodying the amendments which were made in the company law in England up to that time. In 1913, that is 1913, a consolidating act was passed and major amendments were made to the Consolidated Act in 1936. 1913 में एक कंसोलिडेटेड एक्ट पास हुआ जिसमें कंपनी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस को कंसोलिडेट किया गया और उसमें मेजर अमेंडमेंट्स किए गए इन 1936 यानी 1936 में जो थे उसमें मेजर अमेंडमेंट्स किए गए. In the meantime, England passed a Comprehensive Companies Act in 1948 और उसी बीच में इंग्लैंड ने Comprehensive Companies Act पास किया in 1948. In 1951, the Indian government promulgated the Indian Companies Amendment Ordinance, under which the central government and the court assumed extensive powers to intervene directly in the affairs of a company and to take necessary action in the interest of the company. 1951 में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो था उसको पास किया जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट और कोर्ट को जो है एक्सटेंसिव पावर्स मिल गई थी कंपनी के अफेयर्स में इंटरवीन करने की. द ऑर्डिनेंस वाज रिप्लेस्ड बाय एन अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1951 और जो अमेंडिंग एक्ट था 1951 का उसने इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया. द कंपनीज एक्ट 1956 ये सबसे बड़ा कंपनीज एक्ट का फॉर्म था 1956 जो 2013 तक चला है और 2013 में जब कंपनीज एक्ट आया है तो उसने इस 1956 वाले एक्ट को पूरी तरीके से रिप्लेस किया. The Companies Act 1956 was enacted with a view to consolidate and amend the earlier laws relating to the companies and certain other associations. The act came into force on 1st April 1956. तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि Companies Act 1956 कब आया, on 1st April 1956. The present Companies Act is based largely on the recommendations of the Company Law Committee, that is the Bhabha Committee, which submitted its report in 1952 March. This act is the longest piece of legislation ever passed by our parliament. तो पूछ सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट ने आज तक सबसे बड़ा longest piece of legislation क्या पास किया है, तो आपको पता होना चाहिए Companies Act 1956. Amendments have been made in this act periodically. तो समय समय पर इस पे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं. द कंपनीज एक्ट कंसिस्ट ऑफ 658 सेक्शंस एंड 15 शेड्यूल्स. तो इस एक्ट के अंदर 658 सेक्शंस थे और 15 शेड्यूल्स भी थे इसके अंदर. फिर नीचे बोल्ड में लिखा हुआ है द कंपनीज एक्ट 1956 हैज़ अंडरगॉन चेंजेस बाय अमेंडमेंट्स इन 1960, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 77, 85, 88, 96, 99, 2000, 2002, 2002 second amendment and 2006. कॉन्सेप्ट पेपर ऑन कंपनी लॉ 2004 एंड द जे ईरानी रिपोर्ट. ये जो जे ईरानी रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो पता होनी बहुत ज़रूरी है. तो अब जो अपन करने जा रहे हैं वो जे ईरानी रिपोर्ट के बारे में ही है. तो आइए आगे रीड करें और इसके बारे में पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है. To frame a law that enables companies to achieve global competitiveness in a fast changing economy, the government had taken up a fresh exercise for a comprehensive revision of the Companies Act 1956, albeit through a consultative process. As the first step in this decision, a concept paper on company law,
drawn up, the legislative format was exposed for public viewing on the electronic media so that all the interested parties may not only express their opinions on the concept involved but may also suggest the formulations on various aspects of company law. तो ये जो पेपर था कंपनी लॉ का 2004 वाला, इसको इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यानी इंटरनेट पे भी डाला था ताकि लोग जो हैं इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे सकें, और प्रतिक्रिया देने के साथ साथ वो अपने सजेशंस भी दे सकें कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट्स इसके अंदर ला सकते हैं. The response to the concept paper on company law was tremendous. काफ़ी अच्छा response रहा इसका. The government therefore felt it appropriate that the proposals contained in the concept paper and suggestions received thereon be put to merit evaluation by an independent expert committee. तो जे ईरानी कमेटी जब अपॉइंट हुई तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पेपर को रिव्यू किया और जो सजेशंस मिले थे उनको जनता से, उनको भी उन्होंने साथ में लिया और एक इसी इंडिपेंडेंट कमेटी ने फिर आगे का कंपनी लॉ बनाया. A committee was constituted on 2nd December 2004. Very important for you to remember this date. Under the chairmanship of Dr. J. Irani, इसलिए इसे ईरानी कमेटी कहा जाता है, the then director of Tata Sons, with the task of advising the government on the proposed revisions to the Companies Act 1956, with the objective to have a simplified, compact law that will be able to address the changes taking place in the national and international scenario, enable the adoption of internationally accepted best practices, as well as provide adequate flexibility for timely evolution of new arrangements in response to the requirements of the ever changing business models. The committee submitted its report to the government on 31st May 2005. इस कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी गवर्नमेंट को on 31st May 2005. Dr. J. Irani Expert Committee on Company Law had submitted its report charting out the roadmap for a flexible, dynamic and user-friendly new company law. नए company law पर इन्होंने अपनी report submit करी थी. The committee had taken a pragmatic approach, keeping in view the ground realities, and had sought to address the concerns of all stakeholders to enable the adoption of internationally accepted best practices. जो भी suggestions stakeholders ने दिए थे, उन्होंने वो सारे suggestions को जो है consider किया. As one wades through the report, one finds an arduous zeal to ensure that flexibility is coupled with accountability and transparency. Be it the role of directors in the management of the company, or the role of promoters at the time of incorporation, or the responsibility of professionals in ensuring better governance, the report had made very dynamic and balanced recommendations. तो report में जो recommendations दिए थे वो बहुत dynamic थे और balanced भी थे. The report of the committee had also sought to bring in multifarious progressive and visionary concepts and endeavored to recommend a significant shift from the government approval regime to the shareholder approval and disclosure regime. मतलब government approval के बदले वो shareholders के approval को लेकर आए. The expert committee had recommended that private and small companies need to be given flexibilities and freedom of operation and compliance at low cost. उन्होंने ये recommend किया जो private companies हैं या जो छोटी companies हैं उनको freedom दी जाए कि वो अपने तरीके से अपने operations conduct कर पाए, और जो compliances हैं, जो legal उनको चीज़ें follow करनी हैं, उनके जो cost हैं उसको भी कम किया जाए. Companies with higher public interest should be subject to a stricter regime of corporate governance, और जो public companies है जिसमें public का पैसा involve है उनके ऊपर strict laws जो हैं वो लगाए जाएं. Further, government companies and public financial institutions should be subject to similar parameters with respect to disclosures and corporate governance as other companies are subjected to. To attune the Indian company law with the global reforms taking place in the arena, the report of the committee has sought to bring in multifarious visionary concepts which, if accepted and acted upon, would really simplify the voluminous and cumbersome Companies Act in the country. तो एक तरीके से जे ईरानी कमेटी जो है वो ही चेंज लेकर आई थी कंपनीज एक्ट 1956 में, और उन्होंने जो ड्राफ्ट हुआ था ये कंपनीज एक्ट में जो भी चेंजेस सजेस्ट किए गए थे इस कॉर्पोरेट पेपर के अंदर, और जो लोगों ने उनको फीडबैक दिया उसको पूरा कंसिडर करके उन्होंने काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से जो है वो प्रोविजंस को लेकर आए कंपनीज एक्ट के अंदर, और इसी बेसिस पर कंपनीज बिल आया 2012 में, और फिर आया कंपनीज एक्ट 2013. तो अपन ये कंपनीज बिल और कंपनीज एक्ट 2013 अगले वीडियो में कवर करेंगे. अभी के लिए अपन यहाँ रुकते हैं, और जो भी अपन ने आज किया है आप प्लीज़ उसको पूरा रिवाइज कर लें, और अगले वीडियो में अपन शुरुआत करेंगे कंपनीज बिल 2012 से, और फिर कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर चलेंगे. ओके, टिल देन यू टेक गुड केयर एंड कीप रिवाइजिंग एज मच एज पॉसिबल ताकि ये सारा का सारा टॉपिक आपके दिमाग में बैठ जाए. एंड आई विल सी यू सून.
बाय बाय।